गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने पिछले लेक्चर में चरक संहिता का रचना, उनमें चरक संहिता के रचना के लिए जिन मनीषियों ने योगदान दिया, उनके व्यक्तित्व और चरक संहिता का विभिन्न जो टीकाकार थे, उनकी जानकारी हमने देखी थी। अब आज हम सुश्रुत संहिता के बारे में जानकारी देखने जा रहे हैं। सुश्रुत संहिता की रचना किन स्तरों में हुई, किस प्रकार की रचना उसकी है, यानी उनमें स्थानों की संख्या इस संहिता में किस प्रकार से है, अध्यायों की संख्या क्या है, इस संहिता का वैशिष्ट्य क्या है, सुश्रुत संहिता की रचना के स्तर एवं उसकी रचना के लिए, इस महान ग्रंथ की रचना के लिए जो भी ऋषितुल्य व्यक्तित्व थे, उनका परिचय एवं उनकी टीकाओं को और टीकाकारों को हम देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सुश्रुत संहिता की रचना किस प्रकार से है, देखिए। सबसे पहले तो टोटल 6 स्थान इसमें है। सूत्र स्थान, निदान स्थान, शारीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान एवं उत्तर तंत्र। तो उसको स्थान ऐसा शब्द प्रयोग न करते हुए उत्तर तंत्र ऐसा शब्द प्रयोग किया है। तो सूत्र स्थान 46 अध्याय, निदान स्थान के 16 अध्याय, शारीर स्थान के 10 अध्याय, चिकित्सा स्थान के 40 अध्याय और कल्प स्थान के 8 अध्याय, और फिर ये 120 अध्याय यहाँ तक होते हैं। और उत्तर तंत्र या उत्तर स्थान यहाँ पे लिखा है, उसके 66 चैप्टर्स यानी 66 अध्याय। ऐसे कुल इस संहिता में जो आज उपलब्ध होती है, उसमें 186 चैप्टर्स, 186 अध्याय इसमें है। तो सुश्रुत संहिता ये धन्वंतरी संप्रदाय या शल्य प्रधान संप्रदाय का उपजीव्य ग्रंथ है। तो आज भी अगर लव एंड बेली हो या कोई भी सर्जरी की किताब हो, उस पे आप पहला एक्नॉलेजमेंट जो है वो देखेंगे, सुश्रुताचार्य जी को अर्पण किया होता है। ही इज द फादर ऑफ सर्जरी। ओके, तो इस संहिता में आज जो भी सर्जरीज विभिन्न आते हैं, उनके मूलभूत स्रोत जो है वह हमें सुश्रुत संहिता में मिलते हैं। आइए इस रचना की तरफ फिर से एक बार आपको इन मुद्दों के बारे में बताऊं। कल्प स्थान तक 120 अध्याय है, चरक संहिता के भी 120 अध्याय है। इसलिए कुछ इतिहासकार ऐसे मानते हैं कि उत्तर तंत्र जो 66 अध्याय वाला है, यह बाद में उसको जोड़ा गया है। जो भी होगा, आज उसमें जो शल्यशाला के विषय विशेषता ऊर्ध्व चतुर्गत विकारों का उत्तर स्थान में हमें वर्णन मिलता है। तो एक परिपूर्ण संहिता के रूप में शल्य संप्रदाय की निश्चित ही सुश्रुत संहिता की अपनी ही महत्ता है। और आर्ष या प्राचीन ग्रंथों में से यह है, यह संग्रह ग्रंथ नहीं है, इसलिए उसका अपने आप में एक महत्व है। तो सुश्रुत संहिता की विशेषता क्या है, महत्व क्या है? तो जैसा मैंने अभी बताया कि धन्वंतरी संप्रदाय या शल्य चिकित्सा संप्रदाय का प्रधान ग्रंथ है, और वहां पे संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम यह सिद्धांत उसमें वर्णित है। आपको पता ही है, शारीरे सुश्रुता श्रेष्ठा, शारीर स्थान, अगर आपको आयुर्वेद के शारीर का अभ्यास करना है तो सुश्रुत संहिता सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। विशेषता है शारीर स्थान में मर्म, इस विषय को सबसे महत्वपूर्ण आप बता सकते हो। तो इसमें टोटल 107 मर्मों की संख्या बताई है। और विशेषताएं अगर कथन करें तो सुश्रुत संहिताओं में शव विच्छेदन यानी डिसेक्शन की जो प्रक्रिया है वह विस्तार से वर्णन की गई है। इसके सिवा साक्षात रुग्णों पे किसी प्रयोग विधि का या उपचार का, सर्जरी का कर्म करने से पहले, उपचार करने से पहले आपने मॉडल्स के ऊपर, डमीज के ऊपर आपने उसका अभ्यास करना चाहिए और स्किल जो है आपका डेवलप करना चाहिए आयुर्वेद के चिकित्सक ने। ऐसी जो योग्या विधि अध्याय है, वह योग्या विधि सबसे पहले हमें सुश्रुत संहिता में ही मिलता है। और वह जो सर्जन या शल्य तंत्रज्ञ होने वाला वैद्य है, उसने सबसे पहले
प्रत्यक्ष लाइव बॉडी के ऊपर कुछ प्रक्रिया करने से पहले उन्होंने योग्य विधि यानी मॉडल्स के ऊपर वो करना आवश्यक है, और उसके लिए विविध फल, फ्रूट्स, लीव्स, पुष्प यानी फ्लावर्स, और चर्म यानी चमड़ा या स्किन, जो मृत प्राणियों की स्किन है उसके ऊपर वे विविध पद्धतियों से शस्त्र कर्म का उन्होंने अभ्यास करना चाहिए, और फिर प्रत्यक्ष लाइव बॉडी पे यानी रुग्णों के ऊपर उपचार करना चाहिए। उनकी और वैशिष्ट्य अगर सुश्रुत संहिता के बताए तो शव सुरक्षित रखने के लिए रक्तरंजन प्रक्रिया इसमें वर्णन की गई है। व्रणितोपासनीय अध्याय जो है उसमें व्रणितागार यानी सर्जिकल हॉस्पिटल या रुग्णालय कैसे होना चाहिए, ठीक है, उसमें रोगियों ने कैसे बर्ताव करना चाहिए, या फिर बालकों के लिए स्वतंत्र व्यवस्था जिसे कुमारागार कहा है, फिर मैटरनिटी होम यानी सूतिका जो प्रसूति गृह जिसे कहते हैं हम आजकल मैटरनिटी होम, वो सूतिकागार वह कैसा होना चाहिए, उसका विस्तार से वर्णन हमें सुश्रुत संहिता में मिलता है। शल्य विधि के लिए या शल्य प्रयोग के लिए, उपचार के लिए जो भी आवश्यक यंत्र एवं शस्त्र है उनका विस्तार से वर्णन मिलता है। 101 यंत्र टोटल सुश्रुत संहिता में हमें मिलते हैं और उनके 6 प्रकार विस्तार से वर्णित है। फिर शस्त्र है, षड्विध या अष्टविध शस्त्र कर्म है, शस्त्र कर्म किस प्रकार से किया जाए, व्रण कर्म किस प्रकार से किया जाए, षष्टि उपकर्मों का वर्णन उन्होंने सबसे पहले किया है, ये उसके वैशिष्ट्य बताए जा सकते हैं। रचना शरीर के विषय में विशेषतः विभिन्न अंग प्रत्यंगों का विस्तार से सर्वप्रथम वर्णन हमें सुश्रुत संहिता में ही मिलता है। त्वचा के जो विविध सप्त स्तर है, कलाएं हैं सप्त कला, 300 अस्थियों की संख्या 300, 700 सिराएं, धमनी, स्नायु, स्रोतस, इनका विस्तार से हमें रचनात्मक दृष्टि से वर्णन मिलता है। और इसीलिए यह जो है एनाटॉमी जिस पद्धति से डिस्क्राइब की गई है इस संहिता में, जरूर वही संहिता जो है परिपूर्ण अपने आप में एक शल्य प्रधान संहिता का एक महत्वपूर्ण, हम कह सकते हैं एक प्रमाण है कि इस प्रकार से विस्तार से सभी चीजों का वर्णन करना, अवैध सिराओं का वर्णन करना, यह सभी उसका शल्य संहिता का या शल्य प्रधान संहिता है, यह सिद्ध करता है। आगे पित्त चरक संहिता में पित्त सबसे पहले वातदोष के प्रकार उनका विस्तार से वर्णन है। तो सुश्रुत संहिता का यह वैशिष्ट्य है कि उसमें पित्त दोष के भी प्रकार वर्णन किए हैं, और पित्त दोष के प्रकारों में से विशेषतः जो 5 प्रकार है वो चरक संहिता में नहीं मिलते, लेकिन सुश्रुत संहिता में सबसे प्रथम वर्णन किया है, ये वैशिष्ट्य है उसका। फिर पित्त और अग्नि का संबंध, यह उसका वैशिष्ट्य है, यह सबसे पहले बताया विस्तार से। रक्त चौथा दोष मानना चाहिए, इस इतना उसका महत्व रक्तम जीव इति स्थिति पद्धति से उसमें बताया है। षट क्रिया काल जो है ये सुश्रुत संहिता का वैशिष्ट्य है। क्रिया कालम न हापये यानी ये चिकित्सा के अवसर है, और विशेषतः शल्य चिकित्सा के संचय प्रकोप प्रसरम स्थान संश्रय व्यक्तिम भेदम च यो वेत्ति दोषानाम स भवेद भीषक, इस पद्धति से षट क्रिया काल का विस्तार से वर्णन आया है। केवल सुश्रुताचार्य ही है कि जो आज भी जिस पद्धति से यंत्र शस्त्रों का वर्णन प्राणी पशु पक्षी इनके उपमा या इनके साथ सादृश्य धर्म देख के बताया जाता है, वैसे ही सुश्रुताचार्य जो है उन्होंने व्याघ्रमुखी, कुरर इत्यादि यंत्रों का जैसे क्रोकोडाइल फोर्सेप्स ऐसे वर्णन किया है। आत्तिक चिकित्सा के संदर्भ में दग्ध यानी बर्निंग केसेस, उदक पूर्णोदर यानी ड्राउनिंग, फिर बाहु रज्जु लतापाश यानी हैंगिंग एंड स्ट्रैंगुलेशन, इनका विस्तार से वर्णन हमें मिलता है। यानी अगर तंत्र विषयक या न्याय वैद्यक विषयक बातें भी हमें सुश्रुत संहिता में बीज स्वरूप में मिलती है। पंचकर्मों में विशेषतः चरक संहिता में वमन, विरेचन, आस्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती और नस्य, इन 5 कर्मों की गणना की थी। उन्होंने आस्थापन बस्ती और अनुवासन बस्ती इनको इकट्ठा बस्ती वर्णन करके रक्तमोक्षण 5वां स्वतंत्र कर्म बताया, और यह सुश्रुत संहिता का ही योगदान है। तो ये जो हमने यंत्रों का देखा कि प्राणी और पशुओं के मुख का
या चोंच का उदाहरण देके उन्होंने यंत्रों का नामकरण किया है, इसलिए ये सामने आप स्लाइड देख रहे हो। अब देखते हैं सुश्रुत संहिता के निर्माण के स्तर किस पद्धति से है। तो चरक संहिता जो है वो 3 स्तरों में उत्पन्न हुई या उसका निर्माण हुआ पूर्णत्व से आज जो हमें प्राप्त होती है। सुश्रुत संहिता में निर्माण के दृष्टि से जो काल दृष्टिया उसके स्तर है वो 4 है। तो सबसे पहले जो वृद्ध सुश्रुत या जिसे सौश्रुत भी कहा जाता है जिन्हें, उनका काल जो है वो अग्निवेश के समकालीन है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उन्होंने सौश्रुत तंत्र की रचना की। इसीलिए ये सौश्रुत तंत्र जो है ये वेदोत्तर काल का है, जैसे अग्निवेश तंत्र है। ठीक है, तो ये हम आसानी से कह सकते हैं इन शब्दों की रचना देखते हुए, तंत्र शब्द का प्रयोग ग्रंथ के लिए, तो अग्निवेश तंत्र के ये समकालीन थे। दूसरा स्तर है ईसवी सन दूसरा शतक। ये जो सेकंड सेंचुरी है उसमें वृद्ध सुश्रुत संहिता के सौश्रुत तंत्र के ऊपर सुश्रुताचार्य जी ने प्रतिसंस्करण किया। जैसे चरक संहिता के ऊपर या अग्निवेश तंत्र के ऊपर चरकाचार्य जी ने प्रतिसंस्करण करके चरक संहिता का निर्माण किया, वैसे ही संश्रुत तंत्र के ऊपर प्रतिसंस्कार करके सुश्रुताचार्य जी ने सुश्रुत संहिता का निर्माण किया ईसवी सन दूसरी शताब्दी में। ठीक है, तो 5वीं शताब्दी में, ईसा 5वीं शताब्दी में नागार्जुन जो विद्वान थे उन्होंने फिर दोबारा प्रतिसंस्करण किए, और 10वीं शताब्दी में आखिरी प्रतिसंस्करण हुआ और वो किया चंद्रटाचार्य या चंद्रट नामक विद्वान थे, उन्होंने 10वीं शताब्दी में किया। तो और नामकरण सुश्रुत संहिता ही रखा। तो आप देखते हैं कि अग्निवेश तंत्र वैसे ही सौश्रुत तंत्र ईसा पूर्व 1500 से 1000 में बना था, और उसका प्रतिसंस्कार भी हम देखते हैं कि दूसरी शताब्दी में ही चरक महर्षि ने चरक संहिता तैयार की थी। वैसे ही दूसरी शताब्दी में सुश्रुत संहिता सुश्रुताचार्य जी ने प्रतिसंस्कार करके तैयार कर दी, लेकिन उसका पूर्णत्व देखते हैं हम चौथी शताब्दी में चरक संहिता का हो गया था, जो दुर्लभ महर्षि ने किया। लेकिन सुश्रुत संहिता के लिए 10वीं शताब्दी का इंतजार करना पड़ा, ऐसे हम कह सकते हैं। यानी 10वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक वह पूर्णत्व से उपलब्ध नहीं थी, उसके कुछ अंश चले गए थे या मिसिंग थे, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये 4 स्तर है, और इसका आप क्रम दूसरी शताब्दी, 5वीं शताब्दी और ईसा 10वीं शताब्दी एक ध्यान में रखे, और सुश्रुताचार्य, नागार्जुन और चंद्रट ये ध्यान में रखे आप। और ये वृद्ध सुश्रुत ने जो सौश्रुत तंत्र की रचना की, ये भी आसानी से आप अग्निवेश तंत्र से उसको समकालीन होने की वजह से ध्यान में रख सकते हैं। अभी व्यक्तित्व जो है उनके परिचय हम देखेंगे। तो आप बोलोगे कि मैंने ईसा पूर्व जो 1500 का सौश्रुत ये जो रेफरेंस था वृद्ध सुश्रुत नामक, ये छोड़ दिया है। तो ऐसी बात नहीं है। जैसे अग्निवेशस्य भेलस्य जतुकर्णः पराशराः ये 6 शिष्य थे पुनर्वसु अत्रेय जी के, वैसे ही वृद्ध सुश्रुत जो है या सौश्रुत जिन्हें कहा जाता था, उनके भी 5 सहाध्यायी थे, जिनका नाम औपधेनव, औरभ्र, पौष्कलावत, करवीर्य इस प्रकार से थे। ये विस्तार से स्टडी था पिछले सिलेबस में, लेकिन आपके लिए उसका सिलेबस जो है उसमें वृद्ध सुश्रुत जो है या सौश्रुत महर्षि जो है उनका उतना ये नहीं है। फिर भी आप काल उनके ये आसानी से इससे बता सकते हो। अगर आपको पूछा भी जाए सौश्रुत तंत्र या वृद्ध सुश्रुत इस व्यक्तित्व के बारे में, तो इनके जो सहाध्यायी थे जिनका मैंने अभी नाम बताया, उनका कार्य क्या, तो संस्कृत तंत्र की रचना, और काल क्या, तो ईसा पूर्व 1500 से 1000। तो इतना भी आप बता दे तो बहुत अच्छा आपका जो है प्रेजेंटेशन रहेगा। चलिए सुश्रुत महर्षि का व्यक्तित्व देखते हैं। इनका काल जो है वो वृद्ध सुश्रुत के बाद का ही या समकालीन लगभग मानते हैं, 1000 से 1500। तो ये जो है इनको पाणिनि महर्षि जो है वो बताते हैं, सुश्रुत शब्द का ही अर्थ वो बताते हैं पर्सन स्किल्ड इन सर्जरी।
तो सुश्रुत इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ सर्जरी, हमने जैसे देखा। तो सुश्रुत संहिता जो है वो शल्य तंत्र के लिए डेडिकेटेड ऐसी संहिता है। उनके पिताजी का नाम विश्वामित्र था, और काशीराज दिवोदास जो है प्रथम धन्वंतरी जिनको कहा जाता है, वह जो है वो उनके गुरु है। ठीक है। तो उनके पिता के बारे में जो है वो भिन्न भिन्न मत हमें दिखाई देते हैं। जैसे एक विश्वामित्र उनके पिताजी का नाम आता है, और शालिहोत्री यह भी इतिहासकार उनके पिताजी का नाम बताते हैं। लेकिन हम महाभारत के रेफरेंस देखें और गरुड़ पुराण के रेफरेंस देखें तो हमें विश्वामित्र जो पिताजी का उनका नाम है वो यथार्थ प्रतीत होता है। चक्रपाणि दत्त जी जो टीका लिखते हैं या प्रसिद्ध व्यक्तित्व है उस काल के टीकाकारों में से, और एक स्वतंत्र लेखक के रूप में भी उनने अपनी छाप छोड़ी है चक्रदत्त जैसी संहिता लिख के, तो वह उनको विश्वामित्र का ही पुत्र मानते हैं। लेकिन हेमाद्रि जो अष्टांग हृदय के टीकाकार है वह उनको शालिहोत्री का पुत्र मानते हैं। चलते हैं नागार्जुन व्यक्तित्व की ओर। देखिए, नागार्जुन यह व्यक्तित्व विशेषतः दूसरे वर्ष को आपको जो रसशास्त्र विषय आने वाला है उसके बारे में प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, और एक फेमस अल्केमिस्ट के तौर पे इनको जाना जाता है। और इनकी प्रतिज्ञा थी, और रसशास्त्र के विद्वान थे, तो इन्होंने पारद यानी मर्क्यूरी के ऊपर विभिन्न प्रयोग किए थे। और ऐसा कहा जाता है कि उनको पारद से या पारद की सहायता से हीनतम धातु जो है, मेटल जो है, जैसे लोहा, तो लोहा से स्वर्ण यानी सोना बनाने की विद्या उनको आती थी। ठीक है। और उनकी प्रतिज्ञा थी सिद्धे रसे करिष्यामि निर्दारिद्र्यम इदम जगत। तो इस पद्धति का ये प्रचंड विद्वान ऐसा व्यक्तित्व था। सुश्रुत संहिता के संदर्भ में हम उनका परिचय देख रहे हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पहला सेंटेंस आप देख रहे हैं कि नागार्जुन का जो है वो डायरेक्ट रेफरेंस हमें सुश्रुत संहिता में केवल स्तर के रूप में उनको प्रतीत होता है। Most of historians believe that Acharya Nagarjuna has redacted Sushrut Samhita and also completed last section, that is that 66 chapters of Uttara Tantra. ओके, इसीलिए मैंने आपको कहा कि जो 66 अध्याय जो है वो बाद में जोड़े हैं 5वीं शताब्दी में नागार्जुन द्वारा, ऐसे बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं। तो 14 रेफरेंस हमें ऐसे मिलते हैं नागार्जुन के नाम से विभिन्न, और 100 जो है वो लेखन साहित्य के बारे में हमें उनके बारे में मिलते हैं। 100 विभिन्न प्रकार के लेखन साहित्य। तो उनमें से कुछ रेफरेंस जो है देखते हैं। नागार्जुन ट्रिटाइज टाइटल एट उपाय हृदय नामक ग्रंथ है, और वह है पहले से दूसरी शताब्दी का। उसके बाद में भदंत नागार्जुन, तो ये जो नागार्जुन, भदंत नागार्जुन, विभिन्न नागार्जुन हम कह सकते हैं इनको, हमें इतिहास में मिलते हैं, उसको हम देख रहे हैं इस स्लाइड में। भदंत नागार्जुन जो है वो रसवैशेषिक सूत्र उन्होंने ग्रंथ लिखा, वो 4वीं से 5वीं शताब्दी में। नागार्जुन जो गुप्त काल का है वो 4वीं से 5वीं शताब्दी उनका काल है, और यही रस नागार्जुन इनको कहा जाता है जिन्होंने रसशास्त्र के यानी रसौषधियों के बारे में प्रारंभ किया। तब तक केवल और केवल वनस्पति औषधियां जो है वो आयुर्वेद में प्रचलित थी, लेकिन नागार्जुन ने जो विद्वान थे उन्होंने रसौषधियों का आयुर्वेद में उपयोग करना चालू किया, और वो उनको सेंद्रियत्व प्राप्त करने के लिए हालांकि उन्होंने जो सिद्धांत उपयुक्त किए वो सभी वनस्पतियों के ही सिद्धांत थे, और वनस्पतियों के संस्कार के द्वारा ही सेंद्रियत्व जो है वो मेटल्स या इनऑर्गेनिक मटेरियल में लाते थे, ऐसा हम कह सकते हैं, और यही आज तक हम फॉलो करते हैं। उसके बाद में कल्हन नाम के जो लेखक है उन्होंने राजतरंगिणी इस ग्रंथ में स्पष्ट किया है कि किंग नागार्जुन यानी नागार्जुन राजा का उन्होंने उल्लेख किया है, और वह कब हुआ तो 150 इयर्स बिफोर टू बुद्ध। तो गौतम बुद्ध जो थे उनके 150 पूर्व 4थे से 5वीं शताब्दी में नागार्जुन नामक राजा भी हुए, ऐसा राजतरंगिणी ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। उसके बाद में नागार्जुन कोंडा यानी हिल ऑफ नागार्जुन जो आज भी हमें मिलती है, और इट इज सिचुएटेड इन मछेल मंडल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुंटूर इन आंध्र प्रदेश। तो आज भी वो नागार्जुन कोंडा जो है वो हिल ऑफ नागार्जुन नाम से
मिलती है। तो ये ऐतिहासिक संदर्भ है। उसके बाद में 10वीं शताब्दी में जो तीसरा प्रतिसंस्कार हुआ सुश्रुत संहिता का, वो योगदान है चंद्रट नामक विद्वान का या महर्षि का। उनका काल जो है 10वीं शताब्दी है, और इनका एक महत्व इसे बताया जाता है कि इन्होंने जो प्रतिसंस्कार किया, तो उन्होंने जज्जट जी की जो टीका थी उनके आधार से जज्जट जी की टीका सुश्रुत संहिता के ऊपर थी, और उनके आधार से उन्होंने युगानुरूप सुश्रुत संहिता जो है वो 10वीं शताब्दी में उन्होंने हमें सबको प्रदान की, इस सृष्टि को प्रदान की। और उन्होंने वो लिखते वक्त या उसकी प्रतिसंस्कार करते वक्त, लिखते वक्त नहीं कहना चाहिए, प्रतिसंस्कार करते वक्त अनेक व्यावहारिक विषयों का उन्होंने समावेश जो है वो सुश्रुत संहिता में किया। ये उनका योगदान है चंद्रट महर्षि का। सॉरी। तो चिकित्सा कलिका नामक ग्रंथ के जो लेखक है तीसटाचार्य, उनके ये चंद्रट ये जो है वो चिरंजीव है या पुत्र है, और इन्होंने 9वें शतक में या 9वें शतक के उत्तरार्ध में कहना चाहिए सुश्रुत संहिता का प्रतिसंस्कार किया। जज्जट टीका जिसकी वे अवेलेबल थी सुश्रुत संहिता के ऊपर, तो उन्होंने उसकी पाठ शुद्धि की है सुश्रुत संहिता की, यानी प्रतिसंस्कार किया है, ऐसा हम कह सकते हैं। डॉक्टर हांगले जो है प्रसिद्ध पाश्चात्य इतिहासकार, ये भी जो है ये मत स्वीकार करते हैं। मौलिक सिद्धांत, द्रव्य गुण, चिकित्सा, इन क्षेत्रों में भी चंद्रट महर्षि के विशिष्ट ऐसे लेखन एवं विचार महत्वपूर्ण माने जाते हैं या वो अवेलेबल होते हैं। तो और सुश्रुत संहिता का प्रतिसंस्कार छोड़ के और अगर उनका लेखन देखें तो चिकित्सा कलिका जो उनके पिताजी का ही ग्रंथ था, उनके उस ग्रंथ के ऊपर टीका, योग रत्न समुच्चय यह उनकी कृति या स्वतंत्र ग्रंथ, और सुश्रुत संहिता का प्रतिसंस्कार, ये तो 3 कार्य उनके कहने चाहिए। अभी देखिए आज जो है वो केवल और केवल सुश्रुताचार्य जी की पाठ शुद्धि और चंद्रटाचार्य जी ने जो अपने पिताजी के ग्रंथ के ऊपर टीका लिखी वही अवेलेबल है। ठीक है। तो चिकित्सा कलिका ग्रंथ जो है उसमें वाग्भटाचार्य जी के जो संग्रह में या अष्टांग संग्रह ग्रंथ में जो ये है विविध छंद है वो मिलते हैं। चिकित्सा कलिका जो है वो योग संग्रह और नावनीतक, इन ग्रंथों से विस्तृत ऐसा ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में विशेषतः काष्ठ औषधि के भिन्न भिन्न योग, चिकित्सा योग हमें मिलते हैं, जैसे शिवागुटिका, हिंगु पंचक, ये योग वहां पे मिलते हैं। तो चंद्रट महर्षि कहते हैं आरोग्य तेन गच्छन्तु संताः सन्मार्गगामिनाः। तो ये उनका व्यक्तित्व प्रतीत करता है ये श्लोक या श्लोकार्ध, और इनका जो काल है वो वाग्भट जी के पश्चात का है, यह स्पष्ट होता है वाग्भट जी के संदर्भों का या उनका अनुसरण करने की उनकी पद्धति जो है उसको देख के। ठीक है। अब सुश्रुत संहिता के ऊपर टीकाएं कौन सी है प्रसिद्ध, तो विशेषतः ये 4 जो टीकाकार है और उनकी टीकाएं ये प्रसिद्ध है। डल्लनाचार्य जी की टीका द मोस्ट फॉलोड, दैट इज नेम इज निबंध संग्रह, वो 12वीं शताब्दी की है। गयदास जो विद्वान थे उनकी न्याय चंद्रिका नामक टीका जो 11th या 11वीं शताब्दी की है। हारान चंद्र जी की सुश्रुतार्थ संदीपनी नामक टीका जो 19वीं शताब्दी की है, और चक्रपाणि दत्त जी इनकी भानुमति नाम की टीका जो 11वीं शताब्दी की है। और इसी टीका की वजह से चक्रपाणि दत्त जी को सुश्रुत सहस्त्र नयन ये उपाधि मिली थी। ये हमने चक्रपाणि दत्त जी का व्यक्तित्व परिचय जब देखा था चरक संहिता के वक्त, तब हमने जाना था। ठीक है। तो अभी देखते हैं डल्लनाचार्य जी के बारे में। डल्लनाचार्य जी का व्यक्तित्व परिचय देखते हुए उनका काल सबसे पहले हमें ध्यान में रखना चाहिए, वो है 11वीं और 12वीं शताब्दी का, और उनकी टीका का नाम है निबंध संग्रह जो आज भी पूर्णतः उपलब्ध है। उनका शहर जो था वो मथुरा शहर के नजदीक अंकोला नाम का गांव के वो रहने वाले थे, और उनकी अगर परंपरा देखें तो गोविंद उनके पूर्वज, उनका पुत्र जयपाल, जयपाल के पुत्र भरतपाल, और भरतपाल के पुत्र डल्लनाचार्य थे।
उनका कुल अगर देखे तो सौर वंशज ब्राह्मण कुल के थे, और उनके कुल में ही ये जो चिकित्सा व्यवसाय है, वैद्यक व्यवसाय है, इसकी परंपरा थी। सहजपाल देव नाम के उस वक्त के जो राजा थे, उनके कुल को उनका राजाश्रय था। ठीक है। जेजट के काल के बाद डलनाचार्य है। देखिए 11वीं सेंचुरी से जेजट है, उनकी टीका जो है इस तालिका में आपने हमें अभी देखा कि जेजट जी का जो काल है, उनकी टीका का आधार जो है वो चंद्रट जी ने भी लिया है, जो हमने देखा 10वीं शताब्दी के। तो डलनाचार्य जी का काल जो है वो 12वीं शताब्दी है, और 10वीं शताब्दी में होने वाले चंद्रटाचार्य जो है, उन्होंने भी जेजट जी के टीका का आधार लिया है, जैसे 9वीं शताब्दी या उसके पहले का उनका काल हो सकता है। तो इसीलिए, और ये गैदास जो हमने टीकाकार देखे 11वीं सेंचुरी वाले, तो वो भी उनके पहले के हैं। तो सुश्रुत संहिता के ऊपर निबंध संग्रह टीका, इसको हम कंसाइज करेंगे। अंकोल यह उनके शहर का नाम जो मथुरा के नजदीक है। ठीक है। और वो ब्राह्मण कुटुंब से, सौर वंशज ब्राह्मण कुटुंब से वो थे। गोविंद उनके पुत्र जयपाल, भरतपाल और डल्हन उनके पुत्र, इस प्रकार से हमने देखा। और उन्होंने जो सुश्रुत संहिता के ऊपर निबंध संग्रह टीका दी या लिखी, उसके लिए उन्होंने जेजट जी की टीका, गयदास जी की टीका और भास्कर संप्रदाय का जो भास्कर ग्रंथ है उसका उन्होंने अनुसरण किया है या उसके रेफरेंस लिए हैं। तो इसीलिए उनका जो प्रेजेंटेशन सुश्रुत संहिता की व्याख्या करने का है, वो बहुत ही आसान है और प्रसिद्ध है, और वह इसलिए अधिक प्रसिद्ध टीकाओं में से सबसे प्रधान है सुश्रुत संहिता के ऊपर। उसके बाद में दूसरे टीकाकार आते हैं, उनका नाम है गयदास। उन्होंने सुश्रुत संहिता के ऊपर न्याय चंद्रिका टीका लिखी। ठीक है। गौड़ाधिपति महिपाल प्रथम नाम के राजा थे, उनके आचार्य थे गयदास, और राजवैद्य भी थे। उनका काल जो है वो 11वीं सेंचुरी के लगभग माना जाता है, और उनके ही टीका को न्याय पंजिका या न्याय चंद्रिका या बृहद पंजिका, ऐसा देखिए, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है। तो जेजट के टीका में हमें इनका उल्लेख गयदास जी का मिलता है। तो देखते हैं, ये जो टीका है इसमें से केवल निदान स्थान आज उपलब्ध है, लेकिन डल्हनाचार्य जो है वो बार बार उनके नाम से संबोधन करते हुए अपने लेखन में उनका संदर्भ देते हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि डल्हनाचार्य जी को उनकी संपूर्ण टीका गयदास जी की थी, वह अवेलेबल थी। गयदास जी का और भी कार्य है, उन्होंने चरक संहिता के ऊपर चरक चंद्रिका नाम से टीका लिखी है। तो ये उनका महत्व हम समझते हैं। इसलिए गयदास ये व्यक्तित्व शल्य प्रधान संप्रदाय जो है और सुश्रुत संहिता, इनके निश्चित ही एक असीम ऐसे उनके फॉलोअर अनुयायी थे, और उन्होंने योगदान भी दिया उस संहिता को। आगे के टीकाकार है हारान चंद्र चक्रवर्ती, जो बहुत नजदीक के काल के हैं, 19वीं शताब्दी उनका काल है, और वह एक प्रमुख टीकाकारों में से है। और हारान चंद्र जी की टीका का नाम है सुश्रुतार्थ संदीपन। वह गंगाधर राय जी के जो जल्प तरु नामक टीका जो लिखे हैं चरक संहिता के ऊपर, उनके वह शिष्य है, प्रधान शिष्यों में से वो है। और उन्होंने अपने जिंदगी में सुश्रुत संहिता में जिस पद्धति से शल्य कर्म का अभ्यास किया है, बताया है, उसी प्रकार की प्रैक्टिस, उपचार वो करते थे। और उनका काल जो है एग्जैक्ट, तो वो अगर देखे तो 19वीं सेंचुरी का उत्तरार्ध या 20वीं सेंचुरी का शुरुआत आप कह सकते हो। उनकी कमेंट्री जो है वो 1908 में कलकत्ता से प्रसिद्ध हुई है, और यह उनका वैशिष्ट्य है कि वो सुश्रुत संहिता में जिस पद्धति से चिकित्सा लिखी है, उपचार लिखे हैं शल्य संप्रदाय के, वैसे ही वो करते थे। और वह 1920 में ऑल इंडिया आयुर्वेदिक कांग्रेस जो बॉम्बे में हुई थी, मुंबई में हुई थी, उनका उन्होंने अध्यक्ष पद उन्होंने भूषण किया था, या वो अध्यक्ष थे। 1934 में उनका देहावसान हुआ। उसके बाद एक प्रसिद्ध टीकाकार जिनका
ऑथर्स ऑफ मॉडर्न एरा में भी हमें फिर से एक बार उनका उल्लेख मिलेगा, उस विषय में भी वो है या उस सिलेबस के पॉइंट में। लेकिन यहाँ पे अगर हम डॉक्टर भास्कर गोविंद घानेकर जी का सुश्रुत के टीका में या टीकाकारों में हमें उनको अगर उल्लेख ना करें उनके व्यक्तित्व का, तो ये सुश्रुत संहिताओं के शारीर स्थान पे और डॉक्टर घानेकर जी पे भी अन्याय होगा। तो डॉक्टर घानेकर जी जो है वो एक्चुअली एमबीबीएस यानी आधुनिक जो एलोपैथी वैद्य है, वैदिक शास्त्र है, उनके डॉक्टर थे, उनकी पदवी उनको प्राप्त थी। लेकिन ऐसे होते हुए भी उन्होंने फिर से आयुर्वेदाचार्य जो है उनकी परीक्षा उन्होंने लिखी और आयुर्वेदाचार्य वो आयुर्वेद के ऊपर बहुत सारे ग्रंथों का उन्होंने लेखन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वो प्राध्यापक थे और सुश्रुत संहिता के ऊपर उनकी टीका जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। विशेषतः शारीर स्थान के ऊपर जो उनकी टीका है वो तो पढ़नी ही चाहिए प्रत्येक व्यक्ति ने। और सूत्र स्थान और शारीर स्थान विशेषता इन दो स्थानों के ऊपर ही उनकी टीका है, पूरे सुश्रुत संहिताओं के ऊपर उनकी टीका नहीं है। और ये टीका छोड़ के और अगर उनके अगर कार्य देखे तो स्वास्थ्य विज्ञान, जीवाणु विज्ञान इत्यादि उनके ग्रंथ हमें मिलते हैं, जिसका मैंने इंटरनेट के ऊपर से आपको मुखपृष्ठ भी मुझे जो मिले वो आपके सामने इस स्लाइड में दिखाई दे रहे। स्वास्थ्य विज्ञान, रक्त के रोग, मूत्र के रोग और जो प्रसिद्ध शारीर स्थान है सुश्रुत संहिता का, उनके मुखपृष्ठ मैंने आपको यहाँ दिखाए। तो भास्कर गोविंद घानेकर जी जो थे वह उनकी लिखने की स्टाइल ये थी कि वो आधुनिक या अर्वाचीन शास्त्र के तुलना में उस विषय को लिखते थे और ये समय की मांग थी और इसलिए वो टीका ज्यादा प्रसिद्ध हुई। आचार्य गणनाथ सेन जो थे उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्वेद विद्यापीठ की ये जो परीक्षा लेता था, तो उन्होंने भास्कर गोविंद घानेकर जी ने इस परीक्षा में सर्वप्रथम क्रमांक प्राप्त किया था और इसके लिए आचार्य गणनाथ सेन जी ने उनको गोल्ड मेडल उस वक्त देके उनका सम्मान किया था। इतना विद्वान व्यक्तिमत्व ये था। आधुनिक शास्त्र का, एलोपैथी का अभ्यास या डॉक्टर होने के बाद भी आयुर्वेद का अध्ययन करके आयुर्वेद के क्षेत्र में विशेषतः सुश्रुत संहिता के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारा योगदान हमें मिलता है, दिखाई देता है उनका। और ऐसे प्रचंड विद्वान व्यक्तित्व को हमें प्रणाम करना चाहिए। तो यही वो फैकल्टी मेंबर थे आयुर्वेद विभाग जो है बीएचयू का। फर्स्ट उन्होंने एमबीबीएस किया, देन उन्होंने आयुर्वेद किया और वह महाराष्ट्र के सातारा के जिले के थे। यह उनका व्यक्तित्व का और पर्सनल कुछ परिचय हम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सुश्रुत संहिता की चर्चा जो थे वो समाप्त करते हैं। आशा है आपको जो है ये विषय ठीक से ध्यान में आया होगा। इसके बाद में हम अष्टांग संग्रह एवं अष्टांग हृदय के बारे में भी ऐतिहासिक रचना उसकी देखने का जरूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आज यही हम समाप्त करते हैं।